गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। 66 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। यह है टेस्ट नंबर 67। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 11 जनवरी 2021 और फोकस करेंगे हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को 1915 में सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर से भारत आने की याद में मनाया जाता है। 2019 में यह जो कार्यक्रम है वो वाराणसी में मनाया गया था। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, पहली बात तो महात्मा गांधी आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से नहीं आए थे। 9 जनवरी 1915 को ये डेट सही है। और गए कब थे गांधी जी? 1893 में गए थे, 1915 में आए थे। तो उन्हीं के आने की याद में मनाया जाता है। ये 2019 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की याद में मनाया जाता है। 2015 में इस दिन को द्विवार्षिक घोषित किया गया था और 2018 में ये जो दिन है वो सिंगापुर में व्यापक रूप से मनाया गया। 19 में वाराणसी में मनाया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में भारत और किस देश ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में हमला करने वाली मिसाइल, मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यही है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। भारत और किस देश ने किया है? भारत और इजराइल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो भारत और इजराइल ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली, मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो किया है। देखिए, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ आईएआई द्वारा संयुक्त रूप से दुश्मन देशों द्वारा हवाई हमले से निपटने के लिए विकसित किया गया है और वर्तमान में भारतीय सेना की तीनों शाखाओं के साथ साथ इजराइल रक्षा बलों द्वारा उपयोग किया जा रहा वायु एवं मिसाइल डिफेंस सिस्टम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और आईएआई का एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है। देखिए, फिर से सुन लीजिए इसको। वर्तमान में भारतीय सेना की तीनों शाखाओं के साथ साथ इजराइल रक्षा बलों द्वारा उपयोग किया जा रहा वायु एवं मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ और आईएआई का एक संयुक्त उद्यम है। यानी डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ का संयुक्त उद्यम है। क्या? जो भारतीय सेना की जो तीनों शाखाएं के जो रक्षा बल हैं और जो इजराइल के रक्षा बल हैं, जिस वायु और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई वेस्ट की समस्या से निपटने के लिए कौन सा देश 2023 तक दुनिया के पहले लकड़ी से बने अंतरिक्ष उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा कर रहा है? ई वेस्ट यानी कचरा होता है, जैसे कि उपग्रह गए उससे टूटा हुआ कचरा अलग होता है। ठीक है, वहाँ पर तो उससे कचरा निकलता है। अगर किसी ने ग्रेविटी मूवी देखी होगी तो उसमें दिखाया होगा, उसमें दिखाया है, आप देख सकते हो उसको। ऑस्कर विनिंग मूवी है ग्रेविटी, कि किस तरह से एक उपग्रह क्षतिग्रस्त हो जाता है अंतरिक्ष में और वहाँ पे दूसरे उपग्रह से किस तरह से टकराता है वो। तो ऐसा कौन सा देश करेगा? ऐसा जापान करेगा 2023 तक। डी है इसका आंसर। तो देखिए, जापान की सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी ने अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। वर्तमान में यह प्रक्रिया जो है अपने शुरुआती चरणों में है, क्योंकि अंतरिक्ष मिशन के लिए एक उपयुक्त साधन खोजने के लिए अनुसंधान टीम द्वारा कई लकड़ी सामग्री का परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही यह टीम जो है तापमान में बदलाव और धूप के प्रति बेहद प्रतिरोधी लकड़ी की सामग्रियों को विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। ऐसा क्यों करना जरूरी है?
देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सांख्यिकी मॉडल, उसका एक सांख्यिकी मॉडल है, उसने एक रिपोर्ट दी है। उसके अनुसार अंतरिक्ष में मानव द्वारा की गई गतिविधियों के कारण अवशेष जो हैं वो कितने हैं वहाँ पर 130 मिलियन से अधिक टुकड़े अवशेष हो गए, जो हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के चारों ओर 1 मिलीमीटर से छोटे हैं। ये अवशेष जो हैं अथवा मलबे के टुकड़े इनको कह सकते हैं। 22,300 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से यात्रा कर सकता है और दूसरे ग्रह को क्षति पहुंचा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 3,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 450 किलोमीटर लंबी कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, जिसका उद्घाटन हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, किसने बिछाई है ये? किसने बिछाई है? भेल, गेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम? किसकी संभावना है? इसकी तो कम ही संभावना लग रही है। इन्हीं में से कोई एक आंसर है, तो गेल इंडिया लिमिटेड बी है इसका आंसर। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 450 किलोमीटर लंबी कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का हाल ही में उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम जो है वन नेशन वन गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क को आगामी 5-6 वर्षों में दोगुना किया जाएगा और मौजूदा CNG स्टेशनों की संख्या 1,500 से बढ़ाकर 10,000 करनी है। इसे गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया गया है। देखिए, यह जो पाइपलाइन है केरल के कोची से एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर, कासरगोड जिलों से कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस को लेकर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं फसाई शॉर्ट में, ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन संशोधन के जरिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड के इस्तेमाल की छूट की मात्रा को मौजूदा छूट की मात्रा यानी 5% से कम करके वर्ष 2021 और 22 के लिए कितना कर दिया है? देखिए, 2015 से अभी तक छूट थी कि 5% तक TFA रह सकता है, मतलब ट्रांस फैटी एसिड रह सकता है, लेकिन अब 2021 से यानी इस साल 5 से भी कम करना है आपको और 22 में तो उससे भी कम करना है। तो 21 में करना है 5 से 3% पर और 2022 में यानी अगले वर्ष आपको 2% पर लाना होगा ये। तो देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय संशोधन के जरिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड जो शरीर के लिए हानिकारक होता है के इस्तेमाल की छूट की मात्रा को इसकी मौजूदा छूट की मात्रा यानी 5% से और कम कर दिया है। 2021 के लिए करनी पड़ेगी 3% और 2022 के लिए कंपनी को करनी पड़ेगी 2%। साल 2011 में ऐसा भारत में पहली बार किया गया था जब कोई विनियमन पारित किया गया जिससे तेल और वसा में 10% की ट्रांस फैटी एसिड सीमा निर्धारित की गई थी। इसके बाद 2015 में तो और कम कर दी 5%, और अब तो कंपनी को 21 में 3 करनी होगी और 22 में करनी होगी 2। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। किस राज्य सरकार के कला संस्कृति और भाषा विभाग ने दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है? कौन कर सकता है? कौन तत्पर है अभी वर्तमान में शिक्षा विक्षा को लेकर या संस्कृति को लेकर? दिल्ली की सरकार, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो दिल्ली सरकार के कला संस्कृति और भाषा विभाग ने दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है। दिल्ली में तमिलनाडु के लोगों की एक बड़ी आबादी जो है वो रहती है, इसलिए तमिलनाडु की कला और संस्कृति का स्वाद लेने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में रह रहे तमिलनाडु और दिल्ली के लोगों के लिए एक मंच प्रस्तुत किया है या करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। धरोहर गोद लें परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य भारत के पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सुविधा को विकसित करके उन्हें पर्यटन अनुकूल बनाना है और इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संस्कृति मंत्रालय पूरी तरह से जिम्मेदार है। देखिए, एक मंत्रालय से तो होगा नहीं है, 1-2 मंत्रालय और होंगे। संस्कृति मंत्रालय भी है इसके साथ पर्यटन मंत्रालय भी है। तो गलत हो गया दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला सही है, केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, यह पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
और क्या है इसके साथ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। ठीक है, तो अकेले एक से तो होगा नहीं, केवल संस्कृति मंत्रालय से। पुरातत्व विभाग, सर्वेक्षण विभाग भी है, पर्यटन मंत्रालय भी है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी की सरकारें भी हैं इसमें। परियोजना है धरोहर गोद लें, धरोहर गोद लें अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना का उद्देश्य भारत में फैले विरासत या प्राकृतिक या पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं को योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पर्यटन के अनुकूल बनाना एवं विकसित करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। न्यूमोकोकल रोग जो है वो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शामिल है। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, वी फॉर वैक्सीन, सी फॉर कंजुगेट, और निमोनिया को पी से लिखते हैं इसलिए पी स्टार्ट में यहाँ पर। फिलहाल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, हाल ही में भारत द्वारा न्यूमोसिल नामक पहली पूर्ण स्वदेशी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को जो है लॉन्च किया गया है, इसलिए पूछा गया है प्रश्न। देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को न्यूमोकोकल रोग के नाम से जाना जाता है। यह बैक्टीरिया छोटे बच्चों में रक्त प्रवाह संक्रमण, निमोनिया, मेनिंजाइटिस और मध्य कर्ण शोथ का सबसे आम कारण होते हैं। भारत सरकार द्वारा न्यूमोकोकल बीमारी से लड़ने के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पीसीवी की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, कतर जो है ना, कतर एक प्रायद्वीपीय अरब देश है जो पूर्वी सऊदी अरब के साथ भूमि सीमा साझा करता है। कतर सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, ईरान के साथ अपनी समुद्री सीमा साझी करता है। दो स्टेटमेंट दे दिए, ऊपर का नीचे का, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्यों पूछा गया है सवाल, क्योंकि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने कतर के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बात करें कतर की, तो कतर एक प्रायद्वीपीय अरब देश है जो पूर्वी सऊदी अरब के साथ अपनी भूमि सीमा साझी करता है। संयुक्त अरब अमीरात कतर के उत्तर और पश्चिम में स्थित है, लेकिन कतर के साथ अपनी सीमा साझी नहीं करता। कौन? संयुक्त अरब अमीरात, लेकिन सऊदी अरब करता है। ठीक है, अब जो सऊदी अरब है, बहरीन है, यूएई है और ईरान, ये जो हैं कतर के साथ अपनी समुद्री सीमा साझी करते हैं। ठीक है, कौन कौन कतर के साथ अपनी समुद्री सीमा साझी करता है? यूएई हो गया, ईरान और बहरीन और सऊदी अरेबिया। ठीक है, अंतिम प्रश्न है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, नेशनल मोबिलिटी कार्ड के माध्यम से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जो है एक साथ लिंक हो जाएंगे। इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। बताइए कौन सा करेक्ट है। अगर कोई ऐसा कार्ड आ जाए जिससे आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल और पासपोर्ट अपना एक साथ हो जाए, मतलब एक ही कार्ड हो जाए, बार बार अलग अलग कार्ड नहीं दिखाने पड़े, तो मज़ा आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। गलत है, ऐसा कोई कार्ड नहीं है। ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड परिवहन से संबंधित है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा करेक्ट है, केवल पहला गलत। तो देखिए, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है वो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अभिकल्पित एक इंटर ऑपरेटेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड है, जिसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, यानी पिछले साल। तो दूसरा वाला तो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, लेकिन यह जो कार्ड है, कार्ड धारक को परिवहन के लिए सभी संसाधनों तक पहुँच प्रदान करेगा और इससे यात्रियों को टोकन के लिए लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यह उपयोगकर्ताओं को एक साथ यात्रा शुल्क देने, टोल शुल्क देने और ख़रीदारी के लिए भुगतान करने की अनुमति देता है। साथ ही कार्ड धारक इसके माध्यम से पैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये करता है ये कार्ड। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट को लिंक कर देगा। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर और जो भी ये है 67 या 66 उस तक पहुँच सकते हो।